हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार में तक्षशिला यूके। देखिए, आज जिसकी हम चर्चा करेंगे वो उत्तराखंड की आर्थिक समीक्षा है। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ी है। इसमें मैंने कोशिश करी है कि जो हमारे पेपर में बन सकता है उसे कवर कर लिया जाए। और देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो 2 मिनट में 50 सवाल देखने वाले लोग हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, सीरियस एस्पिरेंट के लिए बना रहा हूँ, जो लोग वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और जिन लोगों का टारगेट आपका पटवारी लेखपाल भी है और साथ में आरओ और एआरओ भी है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेसिकली बनाई जा रही है। आप ज़रूर देखेंगे इसे। पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे ज़रूर देख लेंगे, इसमें कुछ बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं है, लेकिन देखेंगे लास्ट तक, तभी आपको फ़ायदा होगा आर्थिक समीक्षा का। और इसमें से देखिए सीधे सीधे सवाल आपके पेपर में आएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी आर्थिक समीक्षा। आ जाइए, चलिए। देखिए, राज्य आय एवं लोक वित्त की यहाँ पर बात करी जा रही है। अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड द्वारा जो आंकड़े जारी करे गए हैं उसमें 2020 और 21 में जो अनुमान लगाया गया था वो विकास दर का वो अनुमान था -4.42%। और जो 2021-22 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है ये बताया गया, तो वो 6.13% रहने की संभावना पर जोर दिया गया है। ठीक है, देखिए इसके अलावा ये आंकड़ा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रचलित भावों के ऊपर एक प्रचलित भाव होता है और एक आपका स्थिर भाव होता है। 2 भावों के ऊपर आकलन करा जाता है। पहला भाव क्या है, प्रचलित भाव जो है, उसमें 2020-21 में जो आंकड़ा रखा गया है वो 2,34,660 करोड़ रुपए का अनुमानित है जीएसडीपी का। और 2021-22 में ये थोड़ा सा बढ़ करके 2,53,832 करोड़ रुपए का अनुमान है। इसीलिए स्थिर भाव पे देखो, थोड़ा सा बस ये आंकड़ा रखना। स्थिर भाव पर अगर आप देखोगे तो ये आंकड़ा 1,78,912 करोड़ और 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़ करके 1,89,882 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग जो प्रतिशत चेंज की अगर मैं बात करूंगा वो आपका कितना आएगा, 6.13% की वृद्धि यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, देखिए आंकड़ा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक आइडिया रखना कि आंकड़ा क्या है, कितना है। खासकर ये प्रतिशत आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, जो पटवारी है या इस तरीके के पेपर है। हाँ, आरओ एआरओ में आपको थोड़ा सा आंकड़ा रखने की आवश्यकता है। देखिए, ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, देखना चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को आपको देखने के लिए कि स्थिर कीमतों पर जो जीएसडीपी इतना इतना वो हमें ऊपर बात करी है, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार वर्ष 2021-22 की जो अग्रिम अनुमानों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो निकल के आई है, कब 2021-22 में बच्चा वो कितनी है, 1,96,282 रुपये अनुमानित है। ध्यान रखना, ये अच्छा सवाल बन सकता है कि कितनी प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर अनुमानित की गई है 2021-22 में, तो वो 1,96,282। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितनी थी, वो 1,82,698 थी। आप देख सकते हैं उसमें अंतर आया है। देखिए, ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पर दी गई है 15-16, तो आपको पीछे का देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वर्तमान का देख सकते हैं। तो ये अभी कितने रहने के अनुमान है, वो 2020-21 में आपका 1,82,698, और अगर भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो ये 1,28,829, जो भारत के दृष्टिकोण से ज़्यादा है। जी, किसका आंकड़ा है, अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखंड का ये आंकड़ा है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे प्रति व्यक्ति आय के लिए। देखिए, ये अभी उत्तराखंड में यहीं से सवाल बना था कि किस जो क्षेत्र होते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपके वो आते हैं जैसे कृषि है आपका, है ना, पशुपालन वगैरह है, खनन उत्खनन वगैरह सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आपके वो आते हैं जैसे आपकी इंडस्ट्री होते हैं, कंपनी वगैरह यहाँ आते हैं। और जो भारत का सर्विस सेक्टर है सारा का सारा वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पूछा गया था कि अभी उत्तराखंड की जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कौन से क्षेत्र का है, तो वो सेकेंडरी क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। तो आप इसे देख सकते हैं। इस पे बताने की कोशिश करी गई है कि कितना यहाँ
पैसे या उसमें वृद्धि देखी गई है। देखिए इसमें आधार वर्ष 2011-12 को मानते हुए 2021-22 में ये प्रचलित मूल्यों के ऊपर है और ये स्थिर मूल्यों के ऊपर है, दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। तो आप देखोगे कि द्वितीयक क्षेत्र का जो यहाँ पर योगदान है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो यही पेपर में पूछा गया था, हमसे आंकड़ा नहीं पूछा गया था, बस हमसे पूछा गया था कि किस क्षेत्र का योगदान ज़्यादा रहता है। देखिए यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र के बाद जो योगदान हमारे यहाँ है वो तृतीयक क्षेत्र का है, ठीक है, सर्विस सेक्टर का है। प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग इतने बेहतर यहाँ पर देखिए है नहीं है, तो आप ये ध्यान रखेंगे पहले क्षेत्र नंबर पर आपका द्वितीयक क्षेत्र आता है, कंपनीज वगैरह आती है, तृतीय क्षेत्र पर हमारा सर्विस सेक्टर आता है और आपके तीसरे स्तर पर हम लोग प्राथमिक स्तर पर कृषि या पशुपालन वगैरह यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उपमदों के अंतर्गत कृषि का योगदान है वो सर्वाधिक है। वो कितना है? 47.01% है। ये किसके ऊपर है? प्रचलित मूल्य पर 2021-22 में। द्वितीयक क्षेत्र में ये 6.66% इसमें वृद्धि हुई है और ये लगभग कितना है? 74.17% यहाँ पर रहा है विनिर्माण क्षेत्र का योगदान किसके अंदर? सर्विस सेक्टर में। तो ये भी ध्यान रखना है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 2021-22 में जो लगाया गया है वो 10.91% का अनुमानित है कि इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसमें 2021-22 में सबसे ज़्यादा जो तृतीयक क्षेत्र में आपको योगदान मिलेगा वो व्यापार, होटल एवं जलपान, गृह के योगदान संबंधी लगभग कितना है? 31.79% यहाँ पर योगदान देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए अगर पूरी समीक्षा की बात करें, आप ये कह सकते हैं कि पेपर में सवाल यही बना था आपसे कि 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो लगभग कितना है? 12.11%। सेकेंडरी क्षेत्र का योगदान हमारे यहाँ कितना है? वो 44.98% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 42.92% रहने का अनुमान है। तो मतलब अगर हम बात करेंगे किसका योगदान ज़्यादा रहेगा तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड के अंदर वो ज़्यादा है, ठीक है। देखिए अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा इसमें बस प्रतिशत देख लेना कि कितने करोड़ है, क्या वो आंकड़े देखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2021-22 जो अनुमान है वो 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है? वो 19.29% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। आप बस वृद्धि देख लेंगे, बाकी ये आंकड़े की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि लगभग जो कुल राजस्व प्राप्तियों में जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो लगभग अनुमानित कितनी है? 19.22%, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है कि केंद्रीय करों में राज्य का भाग 2021-22 में लगभग कितना यहाँ पर आंका गया है? 7,440.98 करोड़, या मैं इसी को कह सकता हूँ 7,441 करोड़ जो है वो आंका गया है केंद्रीय करों में राज्य का भाग, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है हमारे पेपर के लिए कि बैंक एवं संस्था वगैरह कितनी है। देखिए 31 मार्च 2022 का ये डेटा है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कुल शाखाएं हमारे यहाँ कितनी है बैंकों की? 2392 कुल शाखाएं हैं जिसमें 1160 ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं, 547 आपकी अर्ध शहरी में और 685 शहरी क्षेत्र में स्थित है। देखिए इस डेटा की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो 2392 बैंक शाखाएं शायद यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आप इसमें से ये कह सकते हैं लगभग 48.50% जो शाखाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही हैं, ठीक है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और देखिए आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत संख्या कितनी है? 4217। हम ये कह सकते हैं कि एक शाखा में लगभग जनसंख्या के आधार पर बात करें तो 4217 जनसंख्या वहाँ पर उसके हिस्से में आती है, जबकि राष्ट्र स्तर पर यह आंकड़ा कितना है? 11,271 है। इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं राष्ट्र की तुलनात्मक स्थिति में, ठीक है। देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 31 मार्च 2022 तक राज्य में अगर हम सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की कुल संख्या की बात करें तो वो कितनी है? लगभग 1388 है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बैंक शाखाएं हमारे यहाँ हैं वो किसकी हैं? SBI की हैं। लगभग कितनी?
441 बैंक शाखाएं हैं। देखिए याद रखिए, अगर हमसे ये पूछा जाए कि राज्य का सबसे बड़ा बैंक शाखा के स्तर से, तो वो एसबीआई है। एसबीआई के बाद कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। वो कितनी है? लगभग 297। और तीसरे नंबर पर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, 134। तो हो सकता है आपको तीसरे नंबर का पूछ ले, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि एसबीआई सबसे बेहतर है, उसके बाद पीएनबी ही होगा, और उसके बाद कौन सा होगा, इसमें बड़ा असमंजस हो सकता है। इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा को आप ध्यान रखेंगे, 134 शाखाओं के साथ ये नंबर 3 पे, ठीक है। और जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उसमें लगभग 440 शाखाओं का नेटवर्क आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये अच्छा डेटा है, पेपर में आने लायक डेटा है कि जो आपकी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं आरआरबी, जिन्हें हम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बोलते हैं, ये किसके द्वारा प्रायोजित है? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित किया जाता है, जिसमें कुल शाखाएं मार्च 2022 तक कितनी थी? 286 शाखाओं का नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये वाला डेटा बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा अगर शाखाओं के प्रसार की बात करें बैंकों की उत्तराखंड के अंदर, तो देहरादून में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, जो स्वाभाविक भी है, 575 बैंक शाखाएं, हमारी राजधानी है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि बागेश्वर जो है वो सबसे कम शाखाओं के साथ यहाँ पर जिला सबसे नीचे आता है, 55 बैंक शाखाएँ केवल आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं, वैसे आंकड़ा जरूरी नहीं है, कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आपने सुनी होगी, इसमें लगभग 30,39,442 खाते राज्य में खोले जा चुके हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे, 30,39,442 खाते, ठीक है। अब देखिए कराधान की बात करते हैं हम यहीं पे। देखो कि 9 नवंबर 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात से वर्ष 2000 जब राज्य बना था, तो उस समय हमारा केवल जो कर संग्रह था वो कितना था बच्चे? वो 233 करोड़ रुपए था, ठीक है। जो अब 2021-22 में बढ़कर के लगभग 56 गुना की उसके अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है, जो कितना हो गया है? 13,073.86 करोड़ रुपए हो गया है। ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए आप ये ध्यान रख सकते हैं, अभी हमने देखा कि कुल प्राप्त राजस्व या कर कितना है? वो 13,073 करोड़ है, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी यहाँ पे देखी गई है? वो 17.40% अधिक है। तो आप केवल और केवल इसके बढ़ोतरी को ध्यान रखेंगे, बाकी इन आंकड़ों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जीएसटी लगभग दिमाग में रख सकते हैं कि 13,000 या 13,100 के आसपास कहीं है, लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है पिछले सालों की तुलना में वो लगभग कितनी है? वो 17.40% यहाँ पर वृद्धि हुई है, ठीक है। बाकी ये सब आंकड़े की अभी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, या आप चलो आप देख लीजिए ऐसे कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एटीएफ है, और नेचुरल गैस और शराब है। ये सब चीज़ें क्या हैं? आपकी जीएसटी की परिधि से बाहर है। इनमें कुल जो राजस्व अर्जित किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा वो 1,786 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। जो पिछले वर्ष की तुलना में अगर हम बात करें, मतलब ये 2020-21 का है, 2021-22 का कितना है? वो 2,221 करोड़ के आसपास है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24.38% है। तो बस आप थोड़ा सा दिमाग में प्रतिशत रख लेंगे, बाकी आंकड़े की आपको आवश्यकता है नहीं है, ठीक है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है हमारे लिए। सतत विकास लक्ष्य, देखिए सतत विकास लक्ष्य एक्चुअली होता क्या है कि जिसमें वर्तमान समय में सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाता है कि भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई समझौता ना करना पड़े, ठीक है। इसे बोलते मतलब आपके पास कोई रिसोर्सेज है, तो आप भविष्य में अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसे ऐसा रिसोर्सेज दे के जाएँ, उसे बर्बाद ना करके जाएँ, उनके हाथों में उसे सही सलामत दे के जाएँ, ठीक है, ताकि उन्हें भी अपनी जो आवश्यकताएं होंगी उन्हें पूरी करने में कोई मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से अच्छा सवाल बन सकता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या बनेगा, कि देखिए कुल मिलाकर के 17 विस्तृत लक्ष्य जो हैं वो रखे गए हैं इसके अंदर, और 169 आपके टारगेटेड लक्ष्य हैं, और जिन्हें जो पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य है। एक तो इसमें सवाल ये आपसे ये बन जाएगा कि सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत कुल कितने बृहत लक्ष्यों की बात करेगी ये 17, और इन्हें कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। अब देखो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की जो नीति आयोग द्वारा SDG
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2018 में हमारा जो स्थान वो 11वां था, इसकी ज़रूरत नहीं है। 2019 में स्थान 10वां था, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2020 में हमारी चौथी रैंक यहाँ पर बताई गई कि उत्तराखंड चौथे नंबर का राज्य है जो अच्छा काम कर रहा है। देखिए ये मैंने आंकड़ा यहाँ पर डाल दिया है, इसलिए इसका नाम क्या है आपका तथ्य हैं, सारे के सारे तथ्य हैं जो देखने जरूरी हैं। देखिए आपसे अभी पेपर में सवाल पूछा भी गया था कि खाद्यान्न वगैरह के लिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान दिया गया है, तो उसी प्रकार से देखिए अलग अलग रैंकिंग है। उन रैंकिंगों में जो इंडिया इंडेक्स 2019-2020 में जो आपके रैंकिंग है उत्तराखंड की वो यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें आप देखिए सारी नहीं देख सकते, लेकिन 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उनकी जरूर चर्चा करेंगे। पहले देखिए गरीबी को समाप्त करने के लिए हमारी जो रैंक है वो 2019 में भी 7 थी और 2020 में भी कितनी है 7 है। खासकर आप उन वाली रैंकों को देखिए जहाँ जिन रैंकों में हमने अच्छा किया है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण। इसमें अगर हम उत्तराखंड की रैंक को देखेंगे तो हम 13वें नंबर पर आते। देखिए हम फिसल गए हैं, हम 2019 में 11वें नंबर पर थे और 2020 में हम लोग 13 नंबर पर आ गए हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए आप ये ध्यान रखेंगे कि सतत और आधुनिक ऊर्जा के अंदर हमारा जो रैंक आया है वो फर्स्ट आया है। ठीक है, कि हम लोगों ने सतत और आधुनिक ऊर्जा पे बहुत अच्छा काम किया है, आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए मैंने इसमें एक ये लगाया था कि आप जलवायु परिवर्तन देख सकते हैं, देखने के लिए आप सारे देख लेना इसमें एक बार। लेकिन देखिए वन एवं पर्यावरण संवहनीयता इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें 13वां स्थान मिला है। और शांति सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय के अंदर उत्तराखंड ज़बरदस्त है, ये आपको रैंक 1 मिली है, हमने यहाँ पर अच्छा काम किया। तो ये कि शांति सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय में हमें रैंक 1 मिली है। और इसके अलावा हमें सतत ऊर्जा एवं आधुनिक ऊर्जा के अंदर हमें पहली रैंक मिली है। तो 2 रैंक आप जहाँ पहली मिली है उसे ध्यान रख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर छोटा सा मैंने डेटा डाल दिया है, बाकी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो खाद्यान्न आपूर्ति वगैरह के मामले में देखिए कि प्रदेश के अंदर जो सरकारी सस्ती गल्लों की दुकान होती है वो लगभग कितनी है, वो 9,232 दुकानें वर्तमान में राज्य के द्वारा संचालित करी जा रही हैं। ठीक है, और कितने लोग राशन कार्ड धारक हैं, वो इतने लोग हैं। अब 24,06,031 लोग क्या हैं, वो राशन कार्ड धारक हैं जिनके पास राशन कार्ड यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखिए इन्हीं लोगों को कितना सरकार कितनी कोशिश कर रही है सब चीज़ों को, इन्हें CSC के माध्यम से निःशुल्क लैपटॉप प्रदान करे गए हैं, प्रिंटर और बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए राज्य में आप सभी को पता है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो योजना देश में चली है वो शुरुआत हुई थी इसकी कब, जुलाई 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अंदर क्या करा जा रहा है कि जो अंत्योदय प्राथमिक एवं राज्य खाद्यान्न योजना के लगभग राशन कार्ड धारक हैं उन्हें 2 किलोग्राम दाल प्रति कार्ड पर उपलब्ध कराई जा रही है। देखिए सवाल ये बनाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत कुपोषण को दूर करने के लिए ऐसा करा जा रहा है कि कितने किलो दाल का प्रावधान है, तो ये 2 किलो दाल यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। कृषि गन्ना एवं उद्यान, इसमें देखिए आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इस पर इतना ध्यान रखना है कि जोतों का आकार कितना है वो देखने की, कुल कितनी जोतें हैं हमारे पास 2015-16 जो कृषि गणना है उसके आधार पर 8,81,305 जोत हैं कुल हमारे पास, बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि पेराई सत्र 2021-22 में राज्य की 8 चीनी मिलों ने कुल मिलाकर के 366.34 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करी, जिससे जो चीनी उत्पादन हुआ है हमारा वो 37.24 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन यहाँ पर किया गया है कुल 8 मिलों के द्वारा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन 8 चीनी मिलों में 3 तो सहकारी क्षेत्र के हैं, 2 सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और 3 निजी क्षेत्र के हैं, ये बस ध्यान रख लेंगे, बाकी कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राज्य में जो शीतोष्ण फलों हैं उन शीतोष्ण फलों के अंतर्गत पहला स्थान किसका है, नाशपाती का, दूसरा स्थान किसका है, आड़ू का, और तीसरे स्थान पर क्या आता है बच्चे, सेब का उत्पादन होता है राज्य के अंदर। शीतोष्ण फलों के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे पहले स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आड़ू और तीसरे स्थान पर सेब का उत्पादन। वहीं अगर समशीतोष्ण फलों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर बच्चे आम आएगा, दूसरे स्थान पर नींबू आएगा और तीसरे स्थान पर लीची आएगी, चौथे स्थान पर अमरूद आएगा, इनका उत्पादन होता है समशीतोष्ण फलों की कैटेगरी में। ये हैं पहले स्थान पर आम, दूसरे स्थान पर नींबू,
तीसरे स्थान पर लीची और चौथे स्थान पर अमरूद का उत्पादन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, देखिए ये अच्छा सवाल हो सकता है पेपर में। सितंबर 2021 में जनपद में एक योजना शुरू करी गई थी, मतलब जनपद क्या अपने राज्य में एक जनपद एक उत्पाद की योजना। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप देखिए, हरिद्वार से जो उत्पाद यहाँ पर चयनित किया गया है वो मशरूम है, बटन या मिल्की। उत्तरकाशी से सेब आधारित उत्पाद करे गए हैं, जो भी सेब से बनते हैं, जैसे जेली, जैम, चटनी, है ना, इस तरह कैंडी। देहरादून से बेकरी उत्पादों को चुना गया है, आप ये ध्यान रख सकते हैं। नैनीताल से फलों का जूस वगैरह, चंपावत पे तेजपात एवं मसाले, पौड़ी से नींबू वर्गीय फूलों पर आधारित उत्पाद, माल्टा वगैरह। पिथौरागढ़ से हल्दी आधारित उत्पाद, उधम सिंह नगर से आम आधारित उत्पाद। ठीक है, अल्मोड़ा से खुमानी आधारित उत्पाद जैसे जैम, चटनी, खुमानी। बागेश्वर से कीवी आधारित उत्पाद, टिहरी से अदरक आधारित उत्पाद। ठीक है, और चमोली से मत्स्य आधारित उत्पाद, रुद्रप्रयाग से चौलाई आधारित उत्पाद। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके उत्पाद जो हैं देख लेना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे कि कौन से ज़िले से कौन सा उत्पाद यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, ये उत्तराखंड आर्थिक समीक्षा 2021-22 की जो कुछ मुख्य चीज़ें हैं उन पर आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ क्या कर रहे हैं कि 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और देखिए 2021-22 में कुल 24 लाभार्थियों को लगभग इतना, अब ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर पेपर में बनना भी है तो सवाल ये बन जाएगा कि कितने प्रतिशत ब्याज ऋण यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, या कितने प्रतिशत ब्याज ऋण पर यहाँ आपको रुपया दिया जाता है जिला सहकारी बैंकों के द्वारा। तो आपका 8% ब्याज पर रुपया दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना, इसके अंतर्गत बीपीएल कृषकों को कृषि कार्य हेतु सहकारी समितियों के द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, बस 1 लाख रुपए दीनदयाल उपाध्याय किसान योजना के अंतर्गत। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसमें क्या करना है कि मोटरसाइकिल टैक्सी योजना चलाई गई है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति सहकारी बैंकों से ऋण ले सकता है और वो अपने परिवहन सेवा को बढ़ावा दे सकता है। इसमें देखिए 60,000 रुपये से 1.25 लाख रुपए तक ऋण का प्रावधान है, और 2 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज मुक्त ऋण जो है वो दिया जाता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, पेपर में बन सकता है। ये अच्छा सवाल है कि 2020-19 के अंदर 20वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें उत्तराखंड में कुल पशुओं की जो संख्या आंकी गई है वो 44.27 लाख है, और कुक्कुटों की जो संख्या है वो 50.18 लाख है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, ये आंकड़ा ये पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, 2019 में। कौन सी थी ये, 20वीं आंकड़ा था आपका, या 20वीं जनगणना थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि वर्ष 2021-22 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 2021 में देखिए 2549 दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का क्या करा गया था, गठन किया गया था। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, 2549। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, इसके अंदर देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 174.40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए थे, जिनमें देखिए 8 तो बार एएस बनने थे और 1 कोल्ड स्टोरेज बनना था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 8 बार एएस बनने थे मत्स्य सेवा केंद्र, और 1 कोल्ड स्टोरेज का बनना यहाँ पर प्रस्तावित था। देखिए, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लगभग 24,305 किलोमीटर का जो एरिया है, वर्ग किलोमीटर का, वो वनाच्छादन है। जिस जो राज्य गठन के बाद से इसमें हमारे पर 1,163 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि 2006 की गणना में बाघों की संख्या कितनी थी, वो 178 थी। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम सारी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, अब 442 हो गई। देखिए हमने संरक्षण करा, संरक्षण के बाद इनकी बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, जो वर्तमान में कितनी है, 442 है। एवं हाथियों की संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर कितनी हो गई है, 2026 हो गई है, जो कुल हमारे यहाँ हाथियों की संख्या है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक योजना चल रही है जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन के अंतर्गत शायद अगर आप देखोगे तो हरिद्वार ज़िले के अंदर तो बहुत ज़्यादा निर्माण हो रहा है। जगह जगह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक बड़ी बड़ी टंकियां जो है वो बनाई जा रही हैं। आपकी गांव-गांव में लाइनें जो है वो डाली जा रही हैं, पाइपलाइनें, तो आप वो देख सकते हैं। देखिए हर घर नल से जल
के अंतर्गत 2024 तक, देखिए आंकड़ा ध्यान रखना है, 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन उपलब्ध कराना लक्षित है। कब तक? 2024 तक सबको पानी देना लक्षित है। इसमें जो निर्धारित करा गया है वो 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल गुणवत्ता का निर्धारित करा गया है। और देखिए इसमें से कुछ परिवारों को, जो इतने परिवार हैं, उन्हें लगभग 2023 से आपूर्ति शुरू करनी है। और 55 लीटर प्रति व्यक्ति दर, जिसका मानक क्या होगा? BIS 10-500। आप मानक ध्यान रख सकते हैं कि किस मानक से आपको रुपया मतलब पानी यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, वो BIS 10-500 है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप देखिए इसमें ये निर्यात शायद छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, आप बस ये यहीं पे ध्यान रख लेंगे, थोड़ा छूट गया है इसमें, कि आप ये ध्यान रख लेंगे कि 2020-21 में अगर हम निर्यात की बात करें तो हमारा कितना है, वो 15,916 जो है वो निर्यात यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि लगभग, हाँ ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, लगभग इसमें एक चीज़ कि अगर हम निर्यात की दृष्टि की बात करें भारत में, तो उत्तराखंड का निर्यात करने में जो है वो 18वां स्थान है। ठीक है, कौन सा है? 18वां स्थान है। और लगभग निर्यात में हमारा जो योगदान रहता है वो 0.47% का रहता है। मतलब हम कम निर्यातक हैं, उत्तराखंड निर्यात कम करता है, चीज़ें मंगाता ज़्यादा है। ठीक है, आयातक हम लोग ज़्यादा है। देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे स्टार्टअप नीति की घोषणा हुई। कब? 2018 में स्टार्टअप नीति आई। इसके तहत राज्य में 117 स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करी गई है और 25 स्टार्टअप को वित्तीय प्रोत्साहन योजना भी, मतलब वित्तीय प्रोत्साहन इसे दिया जा रहा है। ये अच्छा सवाल यहाँ पर बन जाएगा कि जो उत्तराखंड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत है और इसके अंदर 50 शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है कि कितने शिल्पियों को पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है, तो वो 50 को करा गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है कि 400 रुपये प्रति माह पेंशन है, ये भी आप यह ध्यान रख सकते हैं। देखिए ये कुछ परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड में अभी बन रही हैं। टोटल कैपेसिटी इनकी 126 मेगावाट की है। प्रस्तावित योजना है, तो यहाँ कोशिश करिए कि इसे पढ़ लें। देखिए ये परियोजना का नाम है, साइड में ये सारे ये जनपद हैं और ये कितनी क्षमता इसकी है और ये कब तक वर्ष में पूर्ण होने हैं, लक्ष्य इसका क्या है। देखिए कालीगंगा सेकंड रुद्रप्रयाग में बना रहे हैं, लगभग 4.5 मेगावाट की है। 2021-22 में बनना इनका लक्ष्य था, लेकिन शायद बन नहीं पाई है अभी। सुरनी घाट सेकंड पिथौरागढ़ में बना रहे हैं। मध्य महेश्वर रुद्रप्रयाग में। भिलंगना सेकंड ए टिहरी के अंदर देखिए काम चल रहा है, भिलंगना सेकंड ए पे। ये 2024-25 जो है वहाँ से विद्युत उत्पादन इसका होगा। 24 मेगावाट की कैपेसिटी इसमें और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा देखिए टंकुल पिथौरागढ़ 12 मेगावाट। भिलंगना सेकंड बी टिहरी 24 मेगावाट। देखिए अभी भिलंगना ऊपर भी देखा था आपने, भिलंगना सेकंड ए, भिलंगना सेकंड बी 24 मेगावाट, मतलब 48 मेगावाट बढ़ जाएगा उसमें। लक्ष्य जो है यहाँ पर वो भिलंगना सेकंड ए का 2024-25 है और ये 2025-26 है। पैनागाड़ पिथौरागढ़ 15 मेगावाट की है। जिम्बागाड़ पिथौरागढ़ 12 मेगावाट की है। गुप्त काशी के अंदर देखिए रुद्रप्रयाग में पुरकुल एक परियोजना लग रही है, देहरादून में 0.8। स्वारीघाट उत्तरकाशी, देखिए इस तरीके से कुल मिलाकर के आप बस ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे, 126 मेगावाट की कुल नई यहाँ पर 14 योजनाएं हैं जो यहाँ पर लग रही हैं, उन पर काम चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट है, राज्य में जो निर्मित सड़कों की कुल लंबाई है वो लगभग कितनी है, वो 48,571 है। कितनी? 48,571 किलोमीटर है। प्रति व्यक्ति आबादी जो इतनी आती है 481.55 आती है। और ऑन रोड जो पंजीकृत वाहन है हमारे यहाँ वो कितने हैं, लगभग 32.84% जो हैं वो वाहन रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा देखिए प्रति व्यक्ति सबसे अधिक सड़कें जो पौड़ी गढ़वाल जनपद में है, जो कितनी है 984.66 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें देहरादून में है, कितनी 2054.08 किलोमीटर। और उधम सिंह नगर में कितनी है 1758.35 किलोमीटर। ठीक है, जनपद टिहरी इंपॉर्टेंट है। जनपद टिहरी में टिहरी झील के ऊपर देश का सबसे लंबा, देखिए किसका, देश का सबसे लंबा झूला पुल जो डोबरा चांठी है वो बन रहा है टिहरी झील के ऊपर, जिसकी लंबाई कुल मापी गई है वो 440 मीटर, इसकी कुल लंबाई मापी गई है। ठीक है,
तो आपने बता दिया। इसके अलावा आप इसमें ये बता देंगे कि जो टिहरी जनपद में मुनि की रेती है, इसके ऊपर भी जानकी सेतु का निर्माण करा जा रहा है, 310 मीटर लंबा है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, जानकी सेतु। इसके अलावा ऋषिकेश शहर में गंगा नदी के ऊपर लक्ष्मण झूला पुल जो टूट गया था, उसे भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन सेतु इसका बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये चली रही हैं योजनाएं, आप ये ध्यान रख सकते हैं 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा का एकीकरण करते हुए एक योजना बनाई गई जिसे समग्र शिक्षा अभियान बताया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि 2-4 चीज़ें सबको जोड़ दिया गया है, ठीक। एक ये आंकड़ा आप ध्यान रख सकते हैं कि राज्य के अंदर कुल कितनी आशा कार्यकर्ती अभी काम करती हैं, वो 12,018 आशा कार्यकर्ती कार्यरत हैं। इसके अलावा ये सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे। देखिए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत लगभग प्रति परिवार 5 लाख रुपए का जो निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राज्य के अंदर 1 जनवरी 2021 से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2021 से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे हम पोषण अभियान भी कह रहे हैं, इसमें क्या करा गया है, जो राज्य के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उन्हें एक पावर बैंक मोबाइल चार्ज करने के लिए और एक स्मार्टफोन जो है वो दिए गए हैं। इस योजना का संचालन आईसीडीएस कैश के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यहाँ पर लाभ पहुँचाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 की प्रमुख योजनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। देखिए राजकीय उपाधि महाविद्यालय इसमें क्या कर रहे हैं कि प्रति शिक्षक जो अभी प्रति छात्र के ऊपर एक शिक्षक जो है वो अभी 40 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। इसमें क्या करा जा रहा है, शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक कम से कम हो, ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है भक्त दर्शन पुरस्कार योजना। देखिए इसके अंतर्गत हर वर्ष क्या करा जाएगा कि 5 उत्कृष्ट शिक्षकों को चुना जाएगा और इन्हें प्रत्येक वर्ष भक्त दर्शन पुरस्कार दिया जाएगा और ये 50,000 रुपये जिसकी इनामी राशि होगी। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, अच्छा सवाल है, आपसे पेपर में बन सकता है। इसके अलावा देखिए इसमें आप यहीं पे देखिए ऐसे बच्चे जो एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं या आईएमए के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है कि कम से कम 50,000 रुपये की धनराशि उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप ये ध्यान रखेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत क्या करा जा रहा है, ये अच्छा सवाल बनेगा। देखिए इसमें क्या करा गया है कि राज्यों को वेशभूषा, खान पान एवं संस्कृति का आदान प्रदान करने हेतु बजट आवंटित किए गए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत में। देखिए इसके पहले चरण के अंदर उत्तराखंड शामिल है और उत्तराखंड का जो सह राज्य है उसका नाम है कर्नाटक। आप ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यही पूछ ले कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में उत्तराखंड का सह राज्य कौन सा है, वो कर्नाटक है। आप ये ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कर्नाटक के लगभग 50 छात्र छात्राओं का दल यहाँ पर प्रतिभाग किया है, जिसमें देखिए अब उत्तराखंड से भी कुछ बच्चे जाएंगे और यहाँ सरकार ने उसके लिए 20 लाख रुपये का जो है प्रावधान यहाँ पर किया है। आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ये लास्ट आज की बातें हैं, इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान में राज्य में 40+4 जिसे 44 कहेंगे, 44 राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक। तो ये कुल मिलाकर के जो थी वो बजट की समीक्षा थी, आपने देखा। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये आपको लाभ जरूर देगा। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप अपने पास नोट अवश्य कर लें। इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पे मैं इसकी वीडियो जो है जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, या इसके अलावा आप सर्च भी करोगे, आप तक्षशिला यूके के नाम से सर्च करोगे, आपको आसानी से मिल जाएगा तक्षशिला यूके, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद है। आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।